हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। हमने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था कोशिका, उसका आगे का पार्ट पढ़ रहे हैं। अब कोशिका के हमने कुछ भाग देखे थे, कोशिकांग देखे थे, उनके बारे में यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे और देखेंगे आखिर ये कोशिकांग होते क्या हैं और इनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में जितने भी मेंबर होते हैं सबका काम अलग अलग बटा हुआ होता है, उसी तरीके से हर सेल के अंदर जितने भी इसके ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने भी इसके कोशिकांग होते हैं, वो सब अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली जो होती है, जैसे ये सेल है और इसके बाहर की तरफ ये जो लेयर मैंने बनाई है, ये लेयर होती है इसकी कोशिका झिल्ली। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये लचीली होती है और प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। इसके बाद देखते हैं कि इसके काम क्या है। जो ये कोशिका झिल्ली है, आखिर इसका काम होता क्या है। ये कोशिका झिल्ली क्या करती है, इसको बाहरी वातावरण से अलग करती है। यानी जैसे अगर कोशिका झिल्ली अगर ना होगी तो क्या होगा, जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये सारे जितने भी इसके कोशिकांग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लिपिड प्लास्टिड है, या फिर हमारे केंद्रक है, क्रोमेटिन है, सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होंगी, एनक्लोज्ड होंगी, बंद होंगी अगर ये प्लाज्मा झिल्ली होगी। अगर प्लाज्मा झिल्ली नहीं होगी तो क्या होगा, ये इसके अंदर पैक नहीं रहेंगे, सब बिखर जाएंगे। ठीक है, तो यानी बाहरी वातावरण से अलग करती है। और ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। वर्णात्मक पारगम्यता का मतलब क्या होता है कि ये कुछ सेलेक्टेड जो चुने हुए जो पदार्थ होते हैं उन्हीं को आने जाने देती है अपने अंदर। जैसे हम अपने घर में हर किसी को थोड़े ना आने देते हैं, कोई हमारा पहचान वाला होता है वही आता है, या जिसकी हमें ज़रूरत होती है वही आता है, हम भी वही जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सेल का काम भी यही है। ये क्या करती है कि कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हीं को अपने अंदर आने या जाने देती है। ठीक है, और ये प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू आते जाते हैं। और कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है, वो होती है विसरण। विसरण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकती है। कैसे, जैसे यहाँ पर मैंने एक सेल बनाई है आप लोगों के लिए। इसमें क्या दिया है कि जो पदार्थों की गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, तो अब होगा क्या इसके अंदर, जैसे ये सेल है, इसके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड आकर इकट्ठा हो गया। ठीक है, और बाहरी वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है। तो अब क्या होगा, इसके अंदर से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। और क्या होगा, बाहर वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकता है तो क्या होगा, यहाँ सांद्रता अधिक है ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस कोशिका में जाना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद आता है हमारा परासरण। परासरण क्या होता है कि जो जल है हमारा, वो भी विसरण का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, उसके अनुकूल ही काम करता है। कैसे, जो जल के अणु होते हैं वो भी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे ये एक बकेट है, या फिर ये मानो एक छोटा सा कांच का पॉट है। ठीक है, और इसमें एक तनु विलयन है, किसका, जल का, नमक का और चीनी का। ओके, ये तीनों चीज़ों का एक तनु विलयन बनाकर इस ग्लास में डाल दिया गया है और इसके अंदर डाल दी एक सेल। अब ये जो सेल होगी, इस सेल के अंदर जो सांद्रता होगी वो होगी कम। ठीक है, और पानी में जो सांद्रता होगी वो क्या होगी, अधिक। ठीक है, अब क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होता है पानी जल के अणुओं का। तो ये अधिक सांद्रता कहाँ है, जल के अंदर, और कम सांद्रता कहाँ है, कोशिका में। तो जो जल है वो कोशिका के अंदर जाना शुरू कर देगा, किस में, अल्प परासरण दाबी विलयन में। क्या होता है, जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। देखते हैं आगे। जल अगर अंदर आता है तो कोशिका क्या होती है हमारी, फूल जाती है। ओके गाइस, और इसको एक ट्रिक से भी हम याद रख सकते हैं।
ये साइन तो सभी को पता है, ये निशान किसका होता है, अधिकता और कम के लिए। तो जल की सांद्रता अधिक होगी और कोशिका की सांद्रता कम होगी। तो कौन सा विलयन होगा वो, अल्प परासरण दाबी विलयन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन क्या होता है, जिसमें जल की सांद्रता और कोशिका की सांद्रता बराबर होती है। यानी ना तो जितना जल बाहर जाएगा, जितनी जो भी चीज़ बाहर जाएगी उतनी ही वो अंदर आएगी। देखो, जल कोशिका के दोनों ओर बराबर आता जाता है, ठीक है। और क्या है, अतः कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और इसलिए ना तो कोशिका सिकुड़ेगी और ना ही वो फूलेगी। कौन सा, समपरासरी विलयन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अति परासरण दाबी विलयन। अति परासरण दाबी विलयन में क्या होता है, जो जल की सांद्रता होती है कोशिका की सांद्रता से कम होती है। यानी इस बार हमने क्या लिया है, कोशिका की सांद्रता, सेल की जो कंसंट्रेसी है वो ज़्यादा ली है हमने, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोशिका की सांद्रता ज़्यादा है और जल की कम है तो क्या होगा, बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि जो सांद्रता ज़्यादा होती है ज़्यादा से कम की ओर मूव होता है, ठीक है, कम की ओर जाता है। तो अगर सांद्रता ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर जाएगी तो क्या हुआ, कोशिका से जो जल है या जो इसके अंदर के जो मटेरियल है उनमें से वो लिक्विड फ्लो कहाँ होगा, वो तरल कहाँ बहेगा, जल की ओर बहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, जैसे अंडा जो होता है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, उसको अगर हम HCl की घोल में डालते हैं तो वो उतर जाता है, ठीक है। और इस कवर के उतरने के बाद इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं झिल्ली, कोशिका झिल्ली। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो ये जो झिल्ली होती है, इसको अगर झिल्ली युक्त जो अंडा होता है इसको अगर हम पानी में रखेंगे तो ये जो पानी के अंदर हमने इस अंडे को रखा तो क्या है, हमारे पास अल्प परासरण दाबी विलयन है, ठीक है। कौन सा विलयन है, अल्प परासरण दाबी विलयन है। मतलब अंडे के अंदर जो सांद्रता है वो कम है और पानी की सांद्रता अधिक है, जिसके कारण क्या होता है, अंडा फूल जाता है। थैंक यू गाइज़, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड